हेलो मेरे क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स, अभी तुरंत अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 2022 फिजिक्स का परीक्षा पड़ा। मैं अभी तुरंत जल्दी से ही आपको पूरा सॉल्यूशंस बता देता हूं। आप आंसर चेक कर लीजिए कि आपका क्या सही है। क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आसान है। जो पढ़ाया है टीचर्स ने, मैं अपनी मेरा तो पूरा लड़ा ही है। अदर जगह भी अगर आप कहीं पढ़े होंगे जो टीचर्स ने पढ़ाया, क्योंकि इतनी आसान क्वेश्चंस है ना, पूरा का पूरा मैच किया हो गया होगा। और पीछे के 2-3 साल से तो बच्चे मुझसे पढ़ के टॉपर बन ही रहे हैं। तो आपके लिए और भी ज्यादा जो बच्चे इस बार मुझसे पढ़े हैं वो और भी अच्छा परफॉर्म किए होंगे। और आशा करता हूं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि 35 में 35 सही किए होंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। देख लीजिए, जे नंबर सेट है मेरे बच्चों। बाकी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करके चेक कर लीजिएगा। और हाँ, ये 100% सही है मैं जो बता रहा हूं, इसीलिए ना, क्योंकि अब गलती गलती जल्दी जल्दी बोलने में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं मुंह से कुछ बोला, क्लिक कहीं और हो गया, वो एक अलग बात है। क्योंकि इंटरनेट पे एक सॉल्यूशंस देखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कि कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मिस्टेक बता रहे थे वो लोग, गलत आंसर। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए और सारे के सारे आंसर को मैच करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ना पता हो। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सही है। तो आपको पता है E = mc², यानी पहला का सही आंसर सी हो जाएगा मेरे बच्चों। दूसरा में कह रहा है कि जो 8 होता है ना द्विधारी, मेरे बच्चों ठीक है, 8 जो होता है दशमलव नंबर, डेसिमल नंबर, उसका जो द्विधारी होगा, द्विधारी का मतलब होता है कि बाइनरी सिस्टम। तो 8 का बाइनरी सिस्टम क्या होगा? तो ऑब्वियस बात, जब बदलेंगे 8 को मेरे बच्चों बाइनरी सिस्टम में, तो 1 3 0 आएगा मेरे बच्चों। और बाइनरी को में नीचे में 2 से दिखाया जाता है, और दशमलव में यानी डेसिमल में नीचे 10 से दिखाया जाता है। तो 8 को अगर बदलेंगे बाइनरी में तो 1 000, इसका सही आंसर 2 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलूं, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन पे अगर चलूं 3 नंबर पे, तो 3 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप लोग बस जल्दी जल्दी ना इतना करिए कि मैच कर लीजिए जल्दी जल्दी आंसर। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, तो 3 पे आऊं मेरे बच्चों। तो 3 का देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 3 में कह रहा है नैंड गेट कौन सा है? नैंड गेट, देखिए ये ऐसा होता है एंड गेट, ठीक है, और आगे एक बुंदा लगा देते हैं तो नैंड गेट। तो 3 का सही आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। 4 नंबर में आते हैं कि 4 का सही आंसर क्या होगा। 4 में कह रहा है कि जो अर्ध आयु काल यानी कि जो हाफ लाइफ होता है या हाफ टाइम पीरियड 0.693 बाई लैम्डा होता है, यानी कि 4 का सही आंसर ये न्यूक्लियर फिजिक्स का ये क्वेश्चन है आपका। और केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ पढ़ना है। उसके बाद 5 नंबर की बात करेंगे, 4 का ये हो गया। 5 की बात करेंगे तो अल्फा पार्टिकल क्या है? ऑब्वियस सी बात, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचता है। और 5 का सही आंसर हमारा 6 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए कौन सही है बात करेंगे मेरे बच्चों, तो 92 तो यूरेनियम का होता है एटॉमिक नंबर, और 90 होता है थोरियम का, तो इसका आंसर बी होगा। और आप मैच भी करेंगे तो देखिए इधर 238 है, इधर 234 प्लस 4 करेंगे तो ऊपर ऊपर 238 हो गया, और नीचे 90 प्लस 2 करेंगे तो आपका 92 हो जाएगा। ओके, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर में। 7 को भी देखेंगे तो पता चलेगा 7 में क्या कहा जा रहा है। 1 सेकंड, 7 में कहा जा रहा है बायोट-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैंने कई बार बोला है कि देखिए अगर बायोट-सेवर्ट्स लॉ लिखते हैं और यहां आर कैप लिखते हैं तो नीचे में आर स्क्वायर, और आर क्यूब लिखते हैं, ऊपर में आर कैप न लिख के आर वेक्टर लिखते हैं, तब नीचे में आर क्यूब। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहां पे आर कैप है, इस चीज को ध्यान से देखिए, आर कैप है, आर कैप, ठीक है, तो यहां आर स्क्वायर होगा। तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। वहीं देखिए आर क्यूब वाला कब होता? तो आर क्यूब वाला तब होता मेरे बच्चों जब यहां आर वेक्टर होता, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान लगभग, देखिए ये जो है ना, पृथ्वी के हर जगह पे लगभग बदलते रहता है वैल्यू। पृथ्वी के किसी, ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम है, बट आप डी बता सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का डी बोल सकते हैं 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है कि धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्णन कितने का होता है? तो एन आई है, यही ना होता है, ऐसे आई इंटू ए करंट इंटू एरिया होता है, एन टर्न, तो एन आई है। और वेक्टर में लिखेंगे तो ए में वेक्टर लगाइएगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, तो एन आई है, इसका सही आंसर हो जाएगा एम की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर, जो कांस्टेंट होता है ना गैल्वेनोमीटर नियतांक, आप लोगों को पता होगा K/NAB होता है। के को कई जगह पे सी से भी दिखाया जाता है बुक्स वगैरह में। स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है C/NAB, यानी बात करेंगे इसका सही आंसर तो हमारा ए हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद 11 नंबर में, जो आदर्श एमीटर है यानी आइडियल एमीटर, क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडियल एमीटर का 11 का आइडियल एमीटर का क्या होगा? प्रतिरोध 0, क्योंकि सीरीज में जोड़ते हैं ना आइडियल एमीटर को।
सिर्फ जोड़ते हैं तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा 8 का। अच्छा एक बात और मेरे बच्चों, आपके जूनियर्स के लिए न्यू बैच स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द यूट्यूब पे, तो अपने जूनियर को ये बात बता दीजिएगा और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए अगर आप लाइक करके नहीं ना शेयर करिएगा तो मेरा उत्साह फिर कम जाता है इसी से हमेशा। और रेगुलर वाले बच्चे जितने ही पढ़े उनसे मैं कहूंगा जितने भी दोस्त होंगे ना सबको आप शेयर कर दीजिए। 12 में कह रहा कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा मेरे बच्चों। ऑब्वियस सी बात वेबर हो जाएगा, वेबर होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ए हो जाएगा। चलिए 13 में लेंज का नियम किससे रिलेटेड है? ऊर्जा से, एनर्जी से। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका सी हो जाएगा 13 के बाद मेरे बच्चों। अगर 14 में आऊं, एक सेकंड, 14 में, तो 14 में कहा जा रहा है देखिए कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? प्रेरकीय प्रतिघात, यानी कि एक्सेल पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सेल कितना होता है? ओमेगा एल, और ओमेगा की वैल्यू पता है फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई इंटू एल, यानी कहने का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई इंटू एल। तो आपका ए हो जाएगा 14 का सही आंसर, आपका ए हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई इंटू एल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट 15 में, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए, देखिए छोटे चुंबक की बात करेंगे ना तो जो अक्षीय रेखा जो होता है एक्सियल लाइन, उस पे चुंबकीय क्षेत्र आता है 2 km/r3, ठीक है, और निरक्षीय पे km/r3, यानी कहने का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि निरक्षीय पे जितना होता है उसका डबल होता है अक्षीय, एक्सियल लाइन पे ना डबल होता है। तो 15 का सही आंसर देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात बी होगा, जो निरक्षीय है उसका डबल होगा अक्षीय। तो 15 का सही आंसर बी होगा, ठीक है। 16 नंबर है मेरे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है 16 नंबर में। तो ऑब्वियस ही बात 16 की बात करेंगे तो 16 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई रूट अंडर आई इंटू एम बी होता है मेरे बच्चों। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे जो मैग्नेट ऑसिलेट करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में कंपन करता है, उसके टाइम पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है 17 में। ये तो कई बार पढ़े होंगे। इसका सही आंसर ये होगा, क्यों? क्योंकि अभी ने देखिए आप लोग की टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई क्या मेरे बच्चों, एम बी एच। और आपको पता है कि टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एन से दिखाएगा, तो चलिए एन कर देते हैं 1/n, यानी एन यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? रूट अंडर बी एच का। स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी एच का। 17 का सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या? ए, ठीक है। चलिए 18 नंबर, सारा मेरे बच्चों लड़ा है। आप अगर अभी भी एमिंग हाई ऐप पे जाइए, एमिंग हाई ऐप पे जाकर के अभी भी पीडीएफ देखिए, वहां अभी भी अवेलेबल है, जो मैं गेस करता हूं पूरा लड़ा है, हमेशा लड़ता है बच्चों, तभी तो 2 सालों से लगातार बच्चे टॉपर भी बन रहे हैं ना। 18 नंबर में बात करूं तो 3 सालों से, सॉरी, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट का सही नियम है? ये ए, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू बी बाई बी एच होता है टेंजेंट के नियम, तो इससे तो यहाँ बी निकालेंगे तो बी एच इंटू tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। 18 के बाद मेरे बच्चे 19 नंबर में देखिए, 19 में क्या करा, अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर है, अपेक्षिक चुंबकशीलता जो है 19 में कितना होगा? ए के बराबर, जो म्यू आर होगा मेरे बच्चों म्यू बाई म्यू नॉट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करेंगे 19 के बाद 20 में, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ठीक है, तो सही में आप लोग को पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड V की वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर रूट अंडर। इसको इधर ले आइए तो बी स्क्वायर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर 20 का ये हो जाएगा। 21 नंबर में चलते हैं, करा निम्नलिखित में कौन मेरे बच्चों निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पूछ रही है वैक्यूम में, समझ रहे वैक्यूम में कितनी स्पीड होगी? तो ऑब्वियस ही बात वैक्यूम में स्पीड निकालना होगा तो आपको पता ही होगा कि सी स्क्वायर होता है 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सी निकालेंगे तो 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। यानी कि मेरे बच्चों एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया 21 का सही आंसर बी हो जाएगा। जल्दी जल्दी मैं सब करवा दिए देता हूं, ऐसा तो आंसर सिर्फ टिक कर ली तो तुरंत निकल जाएगा। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि E इक्वल टू एफ वाई क्यू होता है, एफ का न्यूटन चार्ज का कूलम, इसलिए कह रहा है कि धारा घनत्व कौन होगा? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट बाई एरिया। इसका आंसर भी हो जाएगा, यस और नो, इसका आंसर भी हो जाएगा करंट बाई एरिया। 23 के बाद 24 नंबर में मेरे बच्चों 24 में कारण निम्नलिखित में गतिशीलता का कौन सही है? निम्नलिखित के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? ठीक है, तो 24 की बात करेंगे तो सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि गतिशीलता पढ़े होंगे मोबिलिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, 25 निम्नलिखित में कौन सही है? 1 वाट, 1 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं ना, वाट होता है पावर का यूनिट, पावर होता है बर्डन बाई टाइम, बर्डन का ऊपर में जूल, टाइम का सेकेंड, तो 1 वाट मेरे बच्चों 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। 25 के बाद 26 नंबर में अगर आपसे बात करेंगे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन का कौन कलर कोड? ऑब्वियस ही बात 6, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर कोड पढ़े होंगे तो अलग अलग रंग का अलग अलग होता है, तो 6 होता है ब्लू का। 27 मेरे बच्चों 27
और देखिए मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आप रगड़ के शेयर नहीं करिएगा तो मेरे लिए सब बेकार हो जाएगा। आप करिए शेयर। कह रहा है कौन एम्पेयर घंटा किसका स्थायी मात्रक है? चार्ज का, क्योंकि I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो आप खुद देखिए कि एम्पियर हो गया करंट का, घंटा हो गया टाइम का, तो करंट इंटू टाइम किसके इक्वल होता है? चार्ज के इक्वल ना, आवेश के इक्वल ना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 28। लॉरेंज निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल के लिए सही है? ठीक है, कौन लॉरेंज बल के लिए सही है? तो लॉरेंज बल के लिए सही देखेंगे मेरे बच्चों 28 में, तो सही आंसर ए हो जाएगा। क्यों? लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्यू इंटू भी क्रॉस बी लगाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 29 करा निर्वात का प्रावैधुतांक कितने का होता है? प्रावैधुतांक 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। अब सोलेनोइड की वैल्यू पूछ रही है, अब सोलेनोइड की वैल्यू। उसके बाद 20 में मेरे बच्चों, इसके बाद सॉरी कितना नंबर में आ गए? 29 के बाद 30 में, 30 में। ठीक है, और सारे स्टूडेंट चाहूंगा कि कमेंट करके बताएं कि सारा का सारा पढ़ा हुआ है कि नहीं। एमसीक्यू भी दिया है उससे। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज का कूलॉम डिस्टेंस का मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है कूलॉम मीटर। नेक्स्ट, कूलॉम नियम का सदिश स्वरूप होता है मेरे बच्चों। कह रहा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कूलॉम्स लॉ का क्या होगा? 31। तो ऑब्वियस ही बात, कूलॉम लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ए होगा। क्यों? यहां आर वेक्टर है तो यहां आर क्यूब होता, और अगर आर कैप होता यहां तो आर स्क्वायर देना होता। ठीक है, तो यहां आर वेक्टर तो नीचे में आर क्यूब देना होगा। 31 का सही आंसर ये हो जाएगा। 32, किसी चालक की धारिता सी की वैल्यू क्यू बाई वी, क्यू इक्वल टू सी भी पढ़े होंगे आप, तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है तो सी की वैल्यू क्यू बाई वी हो जाएगी। नहीं, क्यू इक्वल टू सी भी, तो भी की वैल्यू क्यू, सी की वैल्यू क्यू बाई वी। ओके, क्यू बाई वी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों अगला 33 में कहा जा रहा है मेरे बच्चों एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। 33 का सही आंसर हो जाएगा बी। चार्ज कंडक्टर में एनर्जी कितना? हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। कह रहा है कि C1 संधारित्र के N संधारित्र को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े इक्विवेलेंट कितना होगा? तो पैरेलल में कितना होगा? C1 प्लस C2, इस तरह से n बार जोड़ देंगे, यानी n इंटू C1। इसका सही आंसर C हो जाएगा। 34 का सही आंसर मेरे बच्चों C हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 में देखिए, कह रहा वायु के लिए, एयर के लिए प्रवैधुत समर्थ कितना होता है? 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है मेरे बच्चों। 36 में कह रहा है जो क्वेश्चन में कि एक्सप्रेशन ऑफ रियल एवरेज पावर, क्या वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस फाई डी, यही ना होता पावर का फार्मूला, जहां कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक सुने भी होंगे। 38 में शक्ति गुणांक कितना होता है? निकाल लीजिए। इधर होता है आर, इधर होता है जेड, तो शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं? कॉस फाई। कॉस फाई होता है बेस बाई हाइपोटेनस, आर हो गया बेस, हाइपोटेनस हुआ जेड, आर बाई जेड। यानी कि इसका 37 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए ना हो जाएगा? यस, हाँ, आर बाई जेड। 38 में आ रहे हैं मेरे बच्चों। 38 में बड़ा आसान क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा देख के आप लोगों को कि हाँ सर। 38 में कह रहा कि एलआर परिपथ, जो एलआर सर्किट है, उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? तो एलआर में क्या होता है? ऊपर होता है ओमेगा एल, नीचे आर, और यहाँ पे जेड फाई पास करेगा टैन फाई, तो टैन फाई निकालेंगे तो ओमेगा एल बाई आर, यहाँ से फाई निकालेंगे मेरे बच्चों तो कितना होगा? टैन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ओके ना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, टैन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ठीक है। 39 में ट्रांसफॉर्मर में परिनमन अनुपात होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है। बात एनपी मेरे बच्चों, हाँ, इसका आंसर VS बाई एनपी हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा VS बाई क्या VP, यही ना होता है। आप लोग को पता होगा NS बाई NP कितना होता है? NS बाई NP, NS बाई NP होता है VS बाई VP के बराबर। तो NS बाई NP को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ VS बाई VP मतलब कि सेकेंडरी में वोल्टेज बाई प्राइमरी में वोल्टेज, यही चीजें तो होती है सेकेंडरी में। कभी कभी ना इतना फास्ट बना रहा हूं ना कि लैपटॉप ही हैंग कर जा रहा है, कलम ही काम करना बंद कर दे रहा है। आरसी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? टाइम का। मैंने कई बार बोला कि आर इंटू सी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो टाइम का डायमेंशन फार्मूला होता है, समय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों आगे बात करेंगे। तो अगला, इसका समय का डायमेंशन डी हो जाएगा। डी में सिर्फ टी है ना, देखिए ना, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद 41 करा ध्रुव प्रबलता यानी कि पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, यस और नो? पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो 41 का सी। 42 का घुमाने में कितना काम होगा? MB1 माइनस MB1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि वर्डन का फॉर्मूला होता है MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही तो होता है।
तो एम बी हो गया, थीटा 10 डिग्री का, तो cos 0 माइनस कॉस थीटा, तो cos 0 1 हो गया मेरे बच्चों, तो एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो सही करेंगे मेरे बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए 43, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ई की वैल्यू की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो एफ वाई क्यू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यस और नो, इसका सही आंसर 43 का बी होगा। 44, आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। इसका आंसर यूनिट हो जाता है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय एरिया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय लेंथ। 45 में गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, ऑब्वियस सी बात, इसका आंसर कौन हो जाएगा, एक सेकंड, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगर देखेंगे तो, अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, तो आप हो। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसके बाद 45 का, तो 46 में देख लीजिए। 46 में पहले करा म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऑप्टिक्स में रटा गया, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू कितना, म्यू 2 बाई म्यू 1, यही तो होता है। इसका सही आंसर ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। रेटिना, रेटिना जो ह्यूमन के रेटिना पे कैसा इमेज बनता है, रियल बनता है और उल्टा बनता है। ओके, 47 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी ना, बी हो जाएगा ना, रियल और उल्टा, रियल और उल्टा, वास्तविक और मेरे बच्चों इन्वर्टेड। बाकी दिमाग तो उलट के सोचता है ना सीधा, लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनता है वो तो उल्टा ही बनता है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी, उसका मैग्नीफाइंग पावर कितना, -FO/F, यही तो होता है, -FO/F, निगेटिव में जरूर लीजिएगा, तो -FO/F ही होता है। अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो FO/F, ऐसे -FO/F ही होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, अनंत पे, टेलीस्कोप में यही ना होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कब बोलते हैं, जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा हो। ठीक है, 49, इस वीडियो को पूरे मोहल्ले में रगड़ के शेयर करिए तो सारे दोस्तों को। निम्नलिखित में करा इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है, पौराणिक शक्तियां कभी कभी लौटने लगती है, चिल्लाने वाला। 49 का सही आंसर सी हो जाएगा मेरे बच्चों, डिस्पर्सन के कारण, आपको पता होगा डिस्पर्सन के कारण। 50 नंबर में 4 डायोप्टर क्षमता वाला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो ऑब्वियस बात मेरे बच्चों, फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/p 1/4 और सॉल्व करेंगे तो 0.25 मीटर, मीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर में बात करेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर, ऐसे आप बात करेंगे मीटर में तो 0.25 मीटर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए 51 नंबर में निम्नलिखित में कौन बर्न विक्षेपण क्षमता के लिए सही है, ऑब्वियस सी बात है, जो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन होता है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, बाई मीन कलर का डेविएशन वो होता है ए इंटू म्यू बाई माइनस वन, येलो का, तो ए कट जाता है और ओमेगा की वैल्यू ही आ जाती है, यही तो होगा। रसगुल्ला क्वेश्चन है बच्चों, बस खाने की जरूरत है, मुंह के अंदर दबाइए ना, गटाक से पेट में चल जाएगा। क्या सर कैसे बात करते हैं आप, हम ऐसे ही करते हैं ना। 52 में क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चों, देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कांच है ना, कांच का लेंस, उसका म्यू दिया 3/2 और हवा में उसका फोकल लेंथ FA है, फोकस दूरी, और अगर उसे पानी में डाल देंगे तब कितना फोकल लेंथ होगा, 4 गुना बढ़ जाता है। पानी में जो फोकस दूरी होता है वो हवा के रिस्पेक्ट में 4 गुना होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और क्या इससे आसान चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं, प्लीज वेट। 53 देखते हैं, 53 में क्या करा देखिए तो, निम्नलिखित में, एक सेकेंड, 1 सेकेंड मेरे बच्चों, 53 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन संबंध, ओ रिले वाला स्कैटरिंग, और क्या, ये इसका आंसर डी होगा। इंटेंसिटी जो होता है वो लेमडा के पावर 4 का इनवर्सली, वेवलेंथ का पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बड़ा आसान है क्वेश्चन, रगड़ के शेयर करिए। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये अप्रॉक्स में है 0.2, लेकिन 1.6 इंटू -19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद 55 में मेरे बच्चों कह रहा कि सोडियम का कार्यफलन, वर्क फंक्शन ऑफ एन, तो मैंने आप लोग नोट्स करवाया था, उसमें हर एक मेटल्स का लिस्ट भी मैंने दिया था, अगर आप देखेंगे अपने नोट्स को तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हर एक सोडियम वगैरह और कई सारे मेटल्स का बताया था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन याद है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सबसे कम एनर्जी चाहिए। 56 में कह रहा है मेरे बच्चों की नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, A-Z कहाँ है, A-Z, यहां होता है ए, यहां होता है जेड, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन का नंबर, A-Z हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, साउंड वेव। साउंड वेव मैकेनिकल है ना, साउंड को चलने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, हवा नहीं रहेगा तो सुनाई नहीं देगा आपको, हवा के कारण सुनाई देता, बाकी लाइट वगैरह या एक्सरे वो तो ऐसे भी चल जाएगा। कह रहा है मेरे बच्चों
हीरा के लिए कितना होगा क्रिटिकल एंगल? सबसे कम होता है लगभग 24 डिग्री के बराबर हीरा का। कांच का लगभग होता है 42 डिग्री के लगभग, लेकिन हीरा का तो सबसे कम होता है, इसलिए हीरा चमकता है ना, क्रिटिकल एंगल कम होता है हीरा का। फोटोन का ऊर्जा H गुना फ्रीक्वेंसी, ए हो जाएगा H गुना फ्रीक्वेंसी या HC बाई लैम्डा। लैम्डा के टर्म में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में H गुना फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर है। करफ चुंबकन क्षेत्र, अच्छा H की वैल्यू पूछ रही है, H की वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियस सी बात B नॉट बाई म्यू नॉट। 60 का तो यही ना आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा B नॉट बाई म्यू नॉट। ओके, तो 60 का सही आंसर देखेंगे मेरे बच्चे तो B नॉट बाई म्यू नॉट हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि H की वैल्यू B बाई म्यू भी होता है और B नॉट बाई म्यू नॉट भी होता है अगर वैक्यूम की बात कर रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 61, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें, सेकेंडरी में ज्यादा टर्न होता है तभी तो वोल्टेज बढ़ाता है ना। स्टेप अप वोल्टेज इसलिए बढ़ाता है क्योंकि एनएस ज्यादा होता है। एक सेकंड, एन दिया है कि भी दिया है? प्लीज बेट बेट बेट, अच्छा भी, हाँ भी दिया तो वो भी सही है, वो भी सही है। टर्न ज्यादा होता है इसलिए वोल्टेज भी तो ज्यादा होता है सेकेंडरी में, इसका आंसर हो जाएगा बी ही। मुझे लगा कि नंबर ऑफ टर्न भी, फेरा भी जो होता है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, उसमें सेकेंडरी में वोल्टेज भी ज्यादा टर्न भी ज्यादा। 62 में दिष्ट धारा जो है डीसी करंट प्रेरकीय प्रतिघात कितने का होगा मेरे बच्चों? प्रेरकीय मतलब एक्सेल की वैल्यू पूछ रही है, ऑब्वियस सी बात 0, क्योंकि एक्सेल होता है ओमेगा एल और डीसी के लिए जो ओमेगा हो जाता है वो 0 हो जाता है। नहीं तो 0 इंटू एल करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। अगर 0 इंटू एल करते भी हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 63 देखिए 63, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्ण होता है, तो अभी नहीं देखे थे NIA, ये तो वही क्वेश्चन पूछ दिया फिर से। इसका आंसर 63 का आंसर ए हो जाएगा मेरे बच्चों। कभी कभी कलम नहीं चल रहा है, बस मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके दे दूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। इसका आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग शेयर करिए रगड़ के, समझ रहे हैं ना, जितने भी टोला पड़ोस में मोहल्ला में होंगे ना सबको शेयर करिए, एकदम भेज दीजिए पूरे बिहार में, फैलाइए एकदम कट। ऐसे भी आप लोगों ने पूरा मुझे सपोर्ट किया है सब दिन, और बस मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। क्या पूछ रहा है? धारावाही कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है मेरे बच्चों, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यस मेरे बच्चों, ठीक है। तो धारावाही कुंडली कितना होता है? NIA होता है। क्लियर, आगे चलता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बाद 64 मेरे बच्चे। ये तो लगता है एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया ना। 63 नंबर जो क्वेश्चन था और 63 के बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन था वो एक ही था ना, रिपीट हो गया ना। तो चलिए कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन दो जगह पूछा है। गजब, मतलब गजब। कभी कभी लापरवाही कर देता है ना बोर्ड लोग, ना बोर्ड वाले लोग ध्यान नहीं देते, एक बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं क्या। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, कितना होता है? 1 + d/f, यही ना होता है जब इमेज डी पर बनता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो 1 + d/f। 65, दो लेंस जुड़े हुए तो इक्विवेलेंट पावर कितना होगा? P1 + P2। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो 1/f इक्विवेलेंट = 1/f 1 + 1/f2। अब पावर P1 + P2, इसका आंसर ये हो जाएगा मेरे बच्चे, इक्विवेलेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास का म्यू दिया 3/2, देख लीजिए ग्लास का म्यू दिया 3/2, वाटर का 4/3, तो पूछ रहा है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? ग्लास बाई वाटर, तो ग्लास का होगा 3/2 मेरे बच्चों, वाटर का 4/3। सॉल्व करेंगे 3 × 9/8, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ना, सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 और 67, कांच का क्रांति कोण, तो अभी मैंने बोला ना लगभग 42 डिग्री होता है, हीरा का 24 डिग्री, इसका 42 डिग्री, इसलिए कम चमकता है कांच। कह रहा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, ऑब्वियसली बात ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं। लॉन्गिट्यूडनल कौन होता है? साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स नेचर का। प्रिज्म के लिए फॉर्मूला 5 नंबर में डेरिवेशन में कई बार पूछा है कि म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन बाई a/2, कई बार डेरिवेशन में पूछा है। क्वेश्चन तो काफी, और सबसे लास्ट में करा ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होता है, तो म्यू इंटू पाथ लेंथ, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, म्यू इंटू ज्योमेट्रिकल। यही मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अब सारे स्टूडेंट्स को जरूर कहूंगा मोहल्ला में रगड़ के शेयर करिए, तो रगड़ के शेयर करिए, क्योंकि मेरे बच्चों एकदम अगर आप इसे शेयर करते हैं ना कस के, मेरी एनर्जी जगेगी और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हर जगह शेयर करिए, आपका छोटा से छोटा सपोर्ट मेरे लिए काफी है। और आपके जूनियर के लिए मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी ही, वो भी उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपके जूनियर के लिए अगले साल के लिए। तो मजा आ गया ना? मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि कैसा एग्जाम गया, और जो बताया वो पूरा के पूरा एग्जाम में आया या नहीं, बता दीजिए, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, थैंक यू।